यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे इस समय भारत में सिचुएशन ऐसी है कि यदि हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स हैं, और यदि हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इस समय आपको मैं बताऊं कि 40% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ ग्रस्त है। पेशेंट कैन बी वेरी सिटिंग नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ मी और उसका हाई बीपी है और वो पेशेंट बोले मुझे तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर कपूर, आपने मुझे मिला मेरा बीपी हाई है पर मैं तो नॉर्मल बैठा हूँ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइलेंट। साइलेंट वर्ड क्यों है कि जरूरी नहीं कि आपको कोई इसके सिम्टम्स हो। क्या सिम्टम हो सकते हैं? आपको सिर भारी हो सकता है, आपको हेडेक हो सकती है, थ्रॉबिंग हेडेक हो सकती है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको छाती में भारीपन हो सकता है। क्या आपने देखा है कि पहले इतनी यंग एज के लोग नहीं आते थे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लेकर, एंड अब ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे आप यंग एज की बात कर रहे थे, एंड इतना क्यों इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे? ओवर द ईयर्स 35 साल की प्रैक्टिस में, जो 35 साल पहले मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन वाज नॉट 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नहीं थी। उस समय इंडियन पॉपुलेशन 10% ग्रस्त थी बस, ओनली 10% टू 5 to 10%। ओवर 30 ईयर्स अब ये 5-10% बढ़कर 40% तक पहुंच गया है। रीजनिंग अगेन वही है, लोगों की हैबिट्स, फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स। ओवर द ईयर्स लोग मोटे ज़्यादा हो गए। ओवर द ईयर्स डायबिटीज़ प्रेवलेंस बहुत बढ़ गया है, किडनी डिजीजेज बहुत बढ़ गई हैं, और हाई ब्लड प्रेशर का इन बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ बातें दिल की। एंड आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, बिकॉज वी हैव विद अस टुडे इज डॉक्टर रोहित कपूर। ही इज़ अ वेरी रिनॉन्ड डायबिटिक एंड हार्ट स्पेशलिस्ट इन अमृतसर, जिन्हें 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड इस 35+ ईयर्स के एक्सपीरियंस में इन्होंने मोर देन 85,000 डायबिटिक पेशेंट्स को क्योर किया है। एंड साथ ही में ही इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, एंड इन्होंने मोर देन 400 लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं। एंड जिससे इन्होंने ये ट्राई किया है कि कैसे डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं, वो भी अपने लाइफस्टाइल के साथ ही। सो स्टे ट्यून्ड, आज का जो एपिसोड है ये बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके लिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सर, आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात है बहुत ही एक रिलेटेबल टॉपिक है। पहले तो क्योंकि सोसाइटी में आज के टाइम पे ये एक ऐसी दिक्कत है जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आई थिंक एज तो इसमें मैटर ही नहीं करती, वेदर इट इज़ अ चाइल्ड भी कह सकते हैं, मिडिल एज भी कह सकते हैं, एंड जो सीनियर सिटीजन्स की तो बात इस चीज़ के रिगार्डिंग होती ही रहती है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, या बीपीवी से कह देते हैं हम आसान भाषा में। तो सर, इसके रिगार्डिंग ही आज की आपके साथ कॉन्वर्जेसन रहेगी। यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। सो ट्राई हमारी ये रहेगी कि आसान भाषा में हम अपनी ऑडियंस को बता पाएँ। यू ऑब्वियसली हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। तो कुछ चीज़ें जो कॉमन मिथ भी कह सकते हैं इन्हें, या कह सकते हैं कि जो दिक्कत जो है कॉमन ऑडियंस हमारी बार बार फेस करती है इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन मिल पाए। डेफिनेटली, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन डिजीज़, जिसको ना साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और हिंदी और पंजाबी में हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे इस समय भारत में सिचुएशन ऐसी है कि यदि हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स हैं। ओके। और यदि हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इस समय आपको मैं बताऊं कि 40% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ ग्रस्त है इस समय। ओके। यस, एंड दैट इज़ वेरी हाई डाटा, ये कोई छोटा डाटा नहीं है। और ऊपर से ये डिज़ीज़ ऐसी है जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। सो इस डिज़ीज़ के बारे में जितनी भी बातें की जाएं, जितना भी मैं लोगों को अवेयर करूं, बताऊं, वो भी कम होगा। पर आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम संक्षिप्त में, छोटी बातों में ही लोगों को इतनी नॉलेज दें इस बीमारी के बारे में कि सभी को इस बीमारी के बारे में समझ लगे, कैसे डायग्नोस करना है और कैसे ट्रीट करना है। सर, सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में फिर वही ट्राई करेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी है कि हमारे बॉडी में ना जो हार्ट है ना वो ब्लड को पंप करता है। ओके। जब जैसे हार्ट ने पंप किया ब्लड, 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में सबके है, कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे कि ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है कि कांस्टेंट कैसे? ये कांस्टेंट ही होता है। ये भगवान की तरफ देखिए 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है ना तो ऑब्वियसली कोई चीज़ को यदि आप पंप करेंगे तो ब्लड एकदम घश होकर आगे जाएगा, और जो जो ब्लड है जो आगे घश होकर जाता है हार्ट से निकल कर, तो वो जो बाहर हमारी जो खून की धमनियां हैं
दो तरह की धमनियां हैं, एक लाल धमनियां और एक ब्लू धमनियां हैं। ओके। जो लाल धमनी होती है ना, वो हमारे उसकी ब्लड को जो घश करता है, वो लाल धमनी पर कितना प्रेशर डाल रहा है, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, हम सोचते हैं कि 140/90 एक फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ। 140/90 140/90 एक नॉर्मल फिगर। 140/90 तक यदि किसी का ब्लड प्रेशर, तो आई पास इट ओके। पेशेंट मेरे पास आया है कि मेरा बीपी 140/90 है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैंने चेक कराया तो 140/90 है, तो क्या करूँ इसका? नहीं, कुछ नहीं करना। 140/90 एक ऐसा फिगर है जिसके ऊपर यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको कोई किडनी डिजीज़ नहीं है, यदि आप बहुत मोटे नहीं हैं, तो समझो कि ठीक है, ये ब्लड प्रेशर आपके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ये है कि 140/90 तक हमारा बीपी नॉर्मल है। पर प्रोवाइडेड, क्योंकि यदि हम डायबिटीज़ या और बाकी बीमारियाँ, हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, तो उनके साथ ब्लड प्रेशर हम नॉर्मली 130/86 लेते हैं नॉर्मल। 130/86 और नॉर्मल पर्सन के लिए 140/90 इज़ ओके। मेरे कहने का मतलब है कि यदि 140/90 तक बीपी, तो आपको कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर। तो हाई बीपी हम कब बोलेंगे? जब ये क्रॉस कर गया कि somebody comes with the ऊपर का बीपी। मेरे दो तरह के ब्लड प्रेशर है, एक सिस्टोलिक होता है ऊपर का ब्लड प्रेशर, एक नीचे का ब्लड प्रेशर है। ओके। तो यदि आपके ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 क्रॉस कर गया है या नीचे का ब्लड प्रेशर 90 क्रॉस कर गया है, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई, अब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। ओके। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। यदि 160 तक है तो 1 स्टेज 1 में आ गया पेशेंट, 160 क्रॉस कर गया तो स्टेज 2 में आ गया। ओके। तो दीज आर द 2 स्टेजेस ऑफ ब्लड प्रेशर। ओके। और कैसे हम ब्लड प्रेशर को हाई बोलना है, आप सबको पता होना चाहिए कि एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 140/90 इज़ ए गुड फिगर, डोंट वरी, we can manage it without medicine and you don't need treatment for it. एंड सर, कई बार 120/80 का भी हम करते हैं कि इससे ज़्यादा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि 140 के अराउंड या 90 के अराउंड जब आता है तो लोग पैनिक करना स्टार्ट कर जाते हैं कि नहीं, हमें हाई बीपी की जो है वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज इन देयर माइंड 120/80 इज द यस, ये लोगों में एक बहुत मिथ सा फैल गया है कि 120/80 ही बेस्ट ब्लड प्रेशर है। पर नो, मेडिकली आई टोल्ड यू, फिगर 140/90 इज़ द फिगर। इससे ऊपर है तो आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अभी इतना है या इससे नीचे हैं तो आपका नॉर्मल है। और 120/80 ज़रूरी नहीं कि आप 120/80 रखें, आप 130 है, आपका 134 है, आपका 124 है, इट्स ओके, यू आर ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर पेशेंट। तो 120/80 कोई ऐसी फिगर नहीं है मेडिकली कि हम 120/80 रखना चाहते हैं। रादर 120 से नीचे आ जाए तो हमें चिंता हो जाती है एज ए डॉक्टर कि इसका बीपी लो ना हो जाए कहीं। और लो ज़्यादा बीपी रखना भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो अभी आज क्योंकि हम लो बीपी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम हाई बीपी की बात कर रहे हैं। मिथ बस्टर स्टार्टिंग में हमें मिल गया। मुझे पर्सनली जो था वो 120/80 की फिगर मेरे भी माइंड में थी। मोस्ट ऑफ द पीपल सबसे सुनते ही है कि 120/80 होता है। यस। जैसे कि आपने पहले स्टार्टिंग में भी कहा कि बहुत कॉमन हो गया जब आपने डेटा बताया, तो प्रेवलेंस की अगर इसकी बात करें सर, हाई बीपी की, एक तो इतना ज़्यादा हो गया है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा ऑडियंस को बता पाएं। इतना हाई बीपी होने के, देखो हाई बीपी होने के देयर आर वेरियस रीजंस। तो आजकल के टाइम में मैं आपको बताऊं, देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसके कारण लोगों का हाई बीपी, 40% पॉपुलेशन इंडिया की, सोचो यदि बीपी से ग्रस्त है और सारे डायग्नोज नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट डायग्नोज कितने होंगे, डायग्नोज इसमें 50% से डायग्नोज होंगे, बाकी 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हाई बीपी है। हम साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं हमारे क्लिनिक में, यदि हम रोज़ जितने पेशेंट देखते हैं कि बाहर हमने स्टाफ बिठाया कि पेशेंट्स का भी बीपी चेक करो, उसके अटेंडेंट्स का भी बीपी चेक करो। हम ये स्क्रीनिंग डेली करते हैं अपने क्लिनिक में। और ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को इसके साथ कोई तकलीफ हो। पेशेंट कैन बी वेरी सिटिंग नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ मी और उसका हाई बीपी है और वो पेशेंट बोले मुझे तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर कपूर, आपने मुझे मिला मेरा बीपी हाई है पर मैं तो नॉर्मल बैठा हूँ। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ए साइलेंट। साइलेंट वर्ड क्यों है कि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई इसके सिम्टम्स हो। क्या सिम्टम हो सकते हैं? आपको सिर भारी हो सकता है, आपको हेडेक हो सकती है, थ्रॉबिंग हेडेक हो सकती है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको छाती में भारीपन हो सकता है, आपको पसीना त्रेली आ रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है। सो दीज ऑल सिम्टम्स। पर मैंने बताया ना, क्योंकि
ये सिम्टम्स आपको हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट्स में सिर्फ 30% में मिलते हैं, 70% पे नहीं मिलते। आपको एग्जांपल देता हूँ कि परसों मेरे पास पेशेंट आया, उसका हमने बीपी स्क्रीन किया है, वो चेकअप कराने के लिए आया था कुछ ड्यू टू डायबिटीज़ रीज़न। तो हम उसका बीपी चेक किया एंड माय असिस्टेंट टोल्ड मी इसका बीपी ऊपर का 180 चल रहा है। तो मैंने बोला भाई व्हाट डू यू फील? आई एम सिटिंग वेरी माई नॉर्मल। मैंने बट योर बीपी इज़ वेरी हाई टुडे। 2 times we checked it, 3 times we checked it in both the arms. So it was 180. I told you you are a high BP patient. तो we will recheck it. इसको हम serial wise check करेंगे. But definitely it is a high BP. You don't have feeling. आपको feeling नहीं हो रहा, कोई symptom नहीं आ रहा, doesn't matter. पर you are a patient of a high BP. आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी क्योंकि BP बहुत high है. So that's why हम इस बीमारी को क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। कि पेशेंट को सिम्टम नहीं भी हो सकता। तो बड़े पेशेंट मेरे पास आते हैं, नहीं जी नहीं मैनू ब्लड प्रेशर ਤਾਂ है तो ये कहते पे मनता ਹੁੰਦਾ ही नहीं कभी हाई, मैं तो बड़ी बड़ी चेक कराना नॉर्मल ही होता है, तो तुसी हाई बीपी कह रहे हो डॉक्टर साहब। नहीं, ये साइलेंट बीमारी है और आपको कोई सिम्टम होना, मेरा कोई सिर भारा नहीं है, मैनू कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो देखो बैठा हाँ, यू आर करेक्ट, बट दिस इज साइलेंट डिजीज। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कोई सिम्टम हो। 30% भी होते हैं, 70% दे आर विदाउट सिम्टम, इट इज़ ए साइलेंट डिजीज़। रीजनिंग यदि हम सोचें कि अब कारण क्या है इतना हाई प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज़, वो भी साइलेंट और ख़तरनाक हमारे लिए। तो प्रेवलेंस में हमारे लिए सबसे मेजर रीज़न आजकल के जो टाइम में है ना, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में। लेवल ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस इज़ वेरी हाई। यदि आपको बताऊं कि साइकेट्रिकली जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल और एंजाइटी न्यूरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें लोगों को बहुत एंजाइटी है, वो पिछले 10 साल में जो स्ट्रेस का लेवल लोगों का 50% से ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। वी डोंट वांट टू डिस्कस, रीजंस कैन बी एनीथिंग, बट मेंटल स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन। सेकेंडली, डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली हमारे पंजाबियों में, हमारे नॉर्थ इंडियंस में डाइटरी हैबिट आप सब जानते हैं कि दे आर सो फॉन्ड ऑफ फ्राइड मील्स, स्नैक्स एंड ऑल दैट। आई टेल यू वन एग्जांपल कि वन ऑफ माय फ्रेंड केम एंड वी टेक वेरी लिमिटेड डाइट। ही केम, ही वाज टेकन लॉट ऑफ स्नैक्स, द हैवी स्नैक्स ही हैज टेकन एंड ही सेड कि अब इसके बाद खाना कब खाना है? तो आई सेड कि यू आर ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ स्नैक्स। कहता नहीं, ये तो स्नैक्स ही, रोटी तो खानी है। यू सी, दिस इज हैबिट इन आवर ऑल पंजाबीज एंड नॉर्थ इंडियंस। Snacks, they don't understand this is a part of the meal. This is just extra. So people, they are habit of taking lot of heavy meals, spicy meals, much of the salt intake. ये सब हमारे लिए important factors हैं। Obesity, मोटापा, सबसे बड़ा रीज़न आजकल हम ले रहे हैं कि obesity और मोटापा जो है वो एक मेजर रीज़न बन चुका है of various diseases, जिसमें हाइपरटेंशन और हाई बीपी तो एक है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इन सब में जो है मोटापा है, ओबेसिटी, वो एक मेजर रीज़न बन चुका हुआ है। सो दीज डाइटरी हैबिट्स, मेंटल स्ट्रेसेस, ओबेसिटी, और यदि पेशेंट को सेपरेटली कोई और डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर होने का चांस 8 गुना ज़्यादा है। कोई हार्ट पेशेंट है, उसको हाई बीपी होने का चांस 10 गुना ज़्यादा है। कोई किडनी पेशेंट है, उसको हाई बीपी होने का चांस 20% ज़्यादा है। तो यदि ये बीमारियाँ, तो इनके साथ साथ हाई बीपी हो जाता है। और लोगों में इतनी सेडेंटरी हैबिट हो चुकी है आजकल, दे आर बिकम सो लेज़ी, मोटापे के साथ साथ या अपनी लाइफस्टाइल के साथ इतने लेज़ी हो चुके हैं, दे डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज। दे आर जस्ट मॉर्निंग, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। पेशेंट ने पूछा क्या हाल है, कितने बजे उठ जाना? वो 5 बजे उठ जाना। तो फिर की करना? कुछ नहीं जी, मैं की करना? तो फिर तू जा सैर कर। नहीं जी नहीं, सैर नहीं करता। कारण की है? आर यू वेरी बिजी और वेरी लेज़ी? नहीं जी, मैं तो बड़ा लेज़ी हाँ जी। तो लाइक दिस, एंड 80% आंसर इज लेज़ी। I always ask this question, why you are not going for exercise? Why you are not going for any walking? Are you busy? No, I am not busy. Are you lazy? Yes, I am very lazy. So you see, people, they have become too lazy. So that's another reason. That is the fact. Sedentary habits causing more motapa, more weight gain, and it's causes sequelae of events जिसमें हाई बीपी हो गया। So like this. जैसे कि मैं आज सुन रहा था कि एक चीज़ होती है साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल लूप, दैट अगर आप मान लीजिए 10 बजे सो गए हैं तो मोर आर द चांसेस कि आप सुबह 5:30-6 बजे उठ जाओगे। अब जब आप 5:30-6 बजे उठ गए हो तो आपका ये मन नहीं करता कि अब पराठे आ जाएं या जंक फूड आ जाए,
आपका मेजर चांसेस है कि आपका मन करेगा कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ। दैट कि अगर आप एक चीज़ भी अच्छी करते हो, इट लीड्स टू अनदर एंड देन इट लीड्स टू अनदर, तो 100 चीज़ें आपके साथ अच्छी होनी खुद ही स्टार्ट हो जाती हैं। डेफिनेटली अर्ली टू बेड अर्ली टू To राइज, ये डिक्टम हज़ारों सालों से है, आज का नहीं है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यदि हम अपने सुश्रुता जो हमारे मेडिकल के सबसे पहले फिजिशियन हुए हैं 5000-6000 साल पहले, तो दे सेड दिस थिंग, ये डिक्टम तब से बना हुआ है। इंग्लिश में बन गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, पर उन्होंने ये बात स्टार्ट की थी कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। तो ये डिक्टम बहुत अच्छा डिक्टम है, दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल एंड आई एग्री विद यू, मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे जल्दी सोने से जल्दी आप उठेंगे एंड यू हैव ए माइंड, यू आर पॉजिटिव, यू आर प्रोडक्टिव टू मूव आउट ऑफ द हाउस, go to some garden, do some walking, keep your weight controlled, keep your body fresh. That is always beneficial. That we will come in the management point. वन मोर थिंग, जैसे कि आप कह रहे थे कि बड़ी इनोवेटिव सी चीज़ है कि जो अटेंडेंट साथ में आते हैं उनका भी बीपी जो है चेक करते हैं। इंडिया में पर्टिकुलरली जो हम देखते हैं ना कि ये भी बड़ी चीज़ है कि नहीं हमने टेस्ट नहीं करवाना है या हमने कोई चीज़ नहीं करवानी, कि वहम नहीं डालना। जितने भी मैं डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, आई ऑलवेज आस्क देम कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन अगर कोई निकल सकता है, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे रिसेंटली मैंने फुल बॉडी टेस्ट करवाए फ्यू डेज़ बैक, तो मेरे घर वाले भी यही कह रहे थे कि रहने दे, अगर कुछ निकल आया तो फिर और वहम बढ़ जाएगा, फिर उधर भागना है इधर भागना है। बट इज़ इट नेसेसरी कि हमें कुछ टाइम के बाद जो है वो टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर? देखो, प्रिवेंटिव होके रहना बहुत अच्छी बात होती है। हमारे क्लिनिक में भी वी आर वेरी प्रिवेंटिव। अटेंडेंट्स का बीपी चेक करना और ऑफ द ऑन एंड ऑफ अटेंडेंट्स की शुगर भी हम चेक करते हैं। यदि हम सबका वेट चेक करते हैं, चाहे पेशेंट हो चाहे अटेंडेंट हो। हमारे क्लिनिक में एक रूल है कि आपने अटेंडेंट का भी वेट चेक करना है, अटेंडेंट का भी बीपी चेक करना है, और यदि बीपी हाई है या ओवर वेट है या ओबीज है तो उसकी शुगर भी चेक कर लो। डजेंट मैटर, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर दैट, जस्ट आउट ऑफ द वे वी स्क्रीनिंग दी पॉपुलेशन। अब आपका ये क्वेश्चन है कि रूटीन में अपना हेल्थ चेकअप कब कराना चाहिए। आफ्टर एज ऑफ 25 years you have to go for annual health checkup, not annually। यदि आपने एक चेकअप करा लिया अपना हेल्थ चेकअप, एंड आइडियली इफ ऑल रिपोर्ट्स सारी हैं ठीक हैं आपकी, तो आपको एनुअली नहीं बोलना चाहिए मुझे, देन 2 yearly वी एडवाइस कि आप अपना एक हेल्थ बॉडी चेकअप करा सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल ब्लड टेस्ट, ऑल वाइटामिन लेवल टेस्ट, ऑल किडनी टेस्ट, ऑल लिवर टेस्ट, ऑल थायराइड टेस्ट, ऑल डायबिटीज टेस्ट करा लिया आपने। नाउ एनुअली और 2 yearly और 3 yearly, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी सिस्टम कैसा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आपको हर डायबिटीज़ 1 साल बाद चेक करानी पड़ेगी। आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ है तो आपको कोलेस्ट्रॉल 1 साल बाद चेक कराना पड़ेगा। यदि आपकी फैमिली में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ना बीपी की, ना हार्ट की, ना डायबिटीज़ की, तो फिर मैं समझता हूँ कि 25 years एज के बाद आपको 2 या 3 साल बाद आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। यू डोंट नीड टू चेक फ्रीक्वेंटली। लोग मेरे पास 3-3 महीने बाद सारा इतना बड़ा लेखा लेकर आ जाते हैं, 25 पेजों की रिपोर्ट कि सर आप देख लो मेरा हेल्थ चेकअप हो गया। भाई वाई यू आर गेटिंग इट रूटीनली, इतना ज़रूरत नहीं है। यू आर ए नॉर्मल फिट मैन, तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री ऐसी नहीं है। नहीं मैं तो डर दे मारे करा लेना जी, हाँ मनु डर सी कि मैं देख लवां सारा कुछ देखना। यू आर ओके ऑन योर साइड, बट अदरवाइज जो गाइडलाइंस के हिसाब से हम चलते हैं तो उस गाइडलाइंस में ऐसे ही कराना चाहिए। पर डेफिनेटली आफ्टर 25 years ऑफ एज यू शुड गेट इट डन, एक बार करा लेने चाहिए अपने टेस्ट। सो कमिंग टू द एज फैक्टर, कि जैसे कि हम बात करें ब्लड प्रेशर का एज के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। ब्लड प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, ये आपको बताएं। आप मेरे पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, 16 साल का भी लड़का है और 90 साल का भी पर्सन है। किसी भी एज में ब्लड प्रेशर होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपके हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ओके, यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोई 70 ईयर पर्सन आ रहा है, उसका बीपी यदि मेरे पास 145 192 आ गया, तो आई टेल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग। ये आस्क मी क्वेश्चन कि मुझे क्यों बीपी हो गया, मैं सारी ज़िंदगी इतना ठीक रहा हूँ, 69 साल या 70वें साल से की हो गया। नो नो नो, दिस इज़ नॉट इन योर हैंड, आपके हाथ में नहीं है। एज के साथ साथ आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपने तो क्वेश्चन नहीं पूछा किसी से कि मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो गए, मेरे दंद क्यों लै गए, मानो एनਕਾਂ क्यों लग गई हैं, ये तो नहीं सवाल किया तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ। तो हुण जे बीपी वध गया, ये भी पार्ट ऑफ द एज है। एज के नाल बीपी बढ़ जाता है, एज के नाल बीपी बढ़ सकता है। पर हाई ब्लड प्रेशर
किसी भी एज की बीमारी नहीं है। और मैं सबको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो ये क्वेश्चन करने की कभी ज़रूरत नहीं है कि हाय मन्नू बीपी क्यों होया। नेवर गो इनटू रीजनिंग कि तन्नू बीपी क्यों होया। दिस इज़ द डॉक्टर जॉब। यदि हम कोई टेस्ट करा कर देखना चाहते हैं कि बीपी का क्या कारण है तो हम कर लेंगे, पर आपका क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को कि हाय डॉक्टर मन्नू बीपी क्यों हो गया, तेरा की कारण है तो कारण लभो, अरे जड़ तक जाओ, सानू कोई लोड़ नहीं जड़ तक जान दी। भैना भराओ बीपी हो गया तो हो गया, घबराओ नहीं है रेली तुसी। आउट ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन है और उसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करूँगा लिंक। आपको जैसे 35 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, क्या आपने देखा है कि पहले इतनी यंग एज के लोग नहीं आते थे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लेकर एंड अब ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे आप यंग एज की बात कर रहे थे, एंड इतना क्यों इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे? द सेम ऑलरेडी इसके लिए आई हैव आंसर्ड यू ओवर द ईयर्स। 35 साल की प्रैक्टिस में, जो 35 साल पहले मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन वाज नॉट 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नहीं थी। उस समय इंडियन पॉपुलेशन 10% ग्रस्त थी बस, ओनली 10% टू 5 to 10%। ओवर 30 ईयर्स अब ये 5-10% बढ़कर 40% तक पहुंच गया है। रीजनिंग अगेन वही है, लोगों की हैबिट्स, फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स। ओवर द ईयर्स लोग मोटे ज़्यादा हो गए हैं। ओवर द ईयर्स डायबिटीज़ प्रेवलेंस बहुत बढ़ गया है। ओवर द ईयर्स किडनी डिजीज़ बहुत बढ़ गई हैं और हाई ब्लड प्रेशर का इन बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। सो आपका ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अप्रिशिएबल क्वेश्चन है कि ये सालों में क्यों बढ़ती जा रही हैं बीमारियाँ। तो ये कारण हम खुद ही हैं। हमारी फूड हैबिट्स इतनी ख़राब हो गई, हमारा जंक फूड इतना इनटेक हो गया, हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया। हम पहले से 30 सालों में पहले लोग इतने मोटे नहीं थे, जब इतना मोटापा बढ़ चुका है कि हम सोच रहे हैं कि 2045 तक जिस हिसाब से ये मोटापे की बीमारी बढ़ती जा रही है, 2045 तक हमारे भारत में 80% लोग जो है मोटे ही होंगे। जो आज की डेट में 55% डाटा है हमारे पास कि हमारे देश के 55% लोग इस समय मोटापे की दौर में चल रहे हैं। तो यू इमेजिन करो कि हम सोच रहे हैं कि ये मोटापा भी एक बीमारी है। मोटापा सिंपल नहीं है, एक डिजीज़ बन चुकी है जो कि इन सब बीमारियों को पनपती है, इनसे ये बीमारियाँ उजागर होती हैं। सो ओवर द ईयर्स दीज ऑल आर द रीज़न। सर अब हाइपरटेंशन की दिक्कत तो आ गई, बीपी की प्रॉब्लम आ गई, अब मैनेज कैसे करें? मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही है। कभी भी वही नेवर स्टार्ट मेडिसिन्स। कभी भी मेरे क्लिनिक में मैं दवाई नहीं देता। पहले हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपना यदि आप लाइफस्टाइल पहले ठीक करो। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, बेस्ट इज़ मॉर्निंग वॉक। वॉकिंग इज़ बेस्ट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट। कितनी वॉक करनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे होता है कि सर मैं कितनी वॉक करूँ? 1 घंटा सैर करा, 2 घंटे करा, आधा घंटा बड़ा है, 45 मिनट बड़ा है। देखो जो हमारी गाइडलाइंस और सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बोलती हैं कि आपको सैर करना है, आपने 150 मिनट सैर करनी है हफ्ते में, और हफ्ते में 5 दिन सैर करनी है, 2 दिन रेस्ट करना है। बस इतनी सैर यदि आपने कर ली तो ये आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में, हार्ट डिजीज़ को ठीक करने के लिए 150 मिनट की सैर एक हफ्ते में बहुत है। तो कई पेशेंट आए मेरे को आया थी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी, देखो जी मैं तो बड़ी सैर करदा, मैं किस तरह मतलब कहना की चाहना है, कहता जी मैं तो 2-2 घंटे दौड़ लाई जाना। तो भाई तू क्यों लाना मैं दौड़ 2-2 घंटे? नहीं जी जिन्ना दौड़ांगा उन्ना शरीर वधिया रहेगा, तो उन्होंने हार्ट की बीमारी निकली बाद चों, तो और गुरदे भी खराब निकल आए। कहते एक ही बनया, तो मैं बनया की मतलब है, तेनों किन्ने कहा 2-2 घंटे भजी जाना। सो रिकमेंडेशन के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको वॉकिंग करनी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, जितना कहा जाता उतना ही चलो आप। सेकंड पॉइंट इज़ डाइट। हमारी हाइपरटेंशन में एक डैश डाइट होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन प्रिवेंशन डाइट। उसमें एक रूल ऑफ 7 होता है। रूल ऑफ 7 में हम बोलते हैं कि 4+3। ओके। हम चाहते हैं कि रोज़ ना 4 फ्रूट्स ज़रूर खा लेने चाहिए। यदि आप हाई बीपी और यदि आप हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको 4 फ्रूट्स रोज़ खाने चाहिए। तो ये तो तुसी जी बड़ी गल सुनाती हूँ, 4 फल खाएगा कौन? एडे महंगे फल अं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऑल राइट, देन यू कम टू द अनदर रेशो 2+5, 2 फ्रूट्स एंड 5 ग्रीन वेजिटेबल्स। बेस्ट इज़ 4+3, 4 फ्रूट्स और 3 हरी सब्जियां। वो तो ये बीमारियां प्रिवेंट करने वास्ते बेस्ट है रूल। जे 7 का रूल तो वही रहेगा
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2+5 ਕਰ ਲਓ ਕਿ 2 ਫਲ ਖਾ ਲਓ 5 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ। ਜੇ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨਮਕ ਕਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ को। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैं लून केड़ा खावा, तो हो गई जी चिट्टा खाना है, सिंधा खाना है, काला खाना है, कौन सा खाना नहीं लून जेड़ा खाना है तुसी वाइट साल्ट आयोडीनेटेड साल्ट ही खाना है। कोई काला नमक नहीं खाना, कोई सिंधा साल्ट नहीं खाना, इन्हां दा कोई मेडिकली कोई रूल नहीं हैगा। तुसी नॉर्मल साल्ट वाइट आयोडीनेटेड साल्ट जिहड़ी अच्छी कंपनी दा मिलदा वो खाओ, पर वो इन्ना रिस्ट्रिक्टेड रखना है कि एक्स्ट्रा साल्ट नहीं खाना, जिन्ना सब्जी च पैंदा अलाउड है। कोई फल खाना है, सलाद खाने हैं और तो तुसी लून नहीं पाना, एक्स्ट्रा स्प्रिंकल नहीं करना। तुसी नॉर्मली रिकमेंडेशन WHO वालों नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि 2.5 ग्राम साल्ट सफिशेंट होता है जे तुसी सारा दिन च खा रहे हैं। सो साल्ट इनटेक कम करें। एक्स्ट्रा स्नैक्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा साल्ट बन जाता है और नाल हाई BP बढ़ता है। स्पाइसी मील्स जंक फूड आपको मोटापा भी करेगा और आपका BP भी बढ़ाएगा। सो डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, दैन वेट कंट्रोल। और वेट कंट्रोल तद ही होएगा जे तुसी डाइट कंट्रोल करोगे या अपनी एक्सरसाइज करोगे। वॉकिंग कितनी करनी है वो मैं दस दिता है, 150 मिनट्स इन ए वीक, हफ्ते 150 मिनट बड़ी है, सफिशेंट है। डोंट रश मोर, डोंट रन मोर। जे आप रनिंग करना चाहते हो तो 15 मिनट की रनिंग बहुत होंगी है। इस तो ज़्यादा जॉगिंग करनी है तो 25 मिनट्स की जॉगिंग बहुत होंगी है। सो यू शुड लिसन टू दिस। जो मैं कह रहा हूँ आप उसको लिसन करें। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी सारी गाइडलाइंस जितनी भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं हमारी बड़ी कार्डियक की या हाई ब्लड प्रेशर की, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बाकी नो डाउट विद माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे लिए नंबर 1 पॉइंट है जिससे कि आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। तो दवाई को तो अभी हम दवाई पर तो आए ही नहीं है कि मेडिसिन तो है ही हमारे पास, बास्केट ऑफ मेडिसिन हैं हाई BP की। एक दवाई थोड़ा है, मेरे पास 30 तरह की गोलियां हैं, 30 तरह की मेडिसिन हैं जो मैं दे सकता हूँ आपको। पर फर्स्ट पॉइंट इज़ अगेन सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें जिससे कि आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। 80% आप 75% पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही, चेंज करने से ही आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। सिर्फ 30% लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ती है। यदि 70% लोग ये बात मान लें तो 30% में आप नहीं आएंगे, आप 70 में आ जाएंगे कि बिना दवाई के भी आप इस ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। सर 2 चीज़ें इसमें, एक तो जैसे आपने जॉगिंग का या रनिंग का पॉइंट उठाया, एक आजकल की यूथ में जिम का पार्ट क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें भी देखते हैं कि कहीं तो नॉर्मल 1-1.25 घंटा जो है वो जिम लगाते हैं, बट कहीं जो है 2-2 ढाई-ढाई घंटे जिम में ही बैठे हुए हैं या कहीं 2-2 बार ही जिम जा रहे हैं। देखो बेटा, जो जिमिंग का पॉइंट है ना, जो 2 घंटे जिम में लगा रहे हैं वो अपने मसल्स बनाने के लिए जा रहे हैं। या तो उन्होंने कोई किसी चैंपियनशिप च जाना है तो तद वो अपने मसल्स बना रहे हैं। अदरवाइज यदि हम एक्सरसाइज वाइज सोचें तो जिमिंग में भी यदि पेशेंट का BP बहुत हाई हो ना तो जिमिंग नॉर्मली आई अवॉइड इट। यस फ्रैंकली जी, ये बोलते हैं रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। जो जिम की एक्सरसाइजेज हैं वो हैं रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, जो कि हार्ट पेशेंट्स और हाई BP पेशेंट्स को हम अवॉइड कराते हैं। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज में आती हैं जैसे यू आर टेकिंग अप डंबल्स, यू आर टेकिंग अप स्ट्रिंग एक्सरसाइजेज। ये ऐसी रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिनसे BP कम क्या होना है, BP बढ़ा के आ जाओगे मेरे को तुसी। ओके, सो जिमिंग एंड रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। वी अलाउ योगास, we allowed aerobics, we allow jumping, we allow slide skippings, we allowed swimming, we allow these mild exercise, walking, running, jogging. These are the list of the things जो high BP में beneficial हैं। जिम की resistant exercises normally I never allow। हाँ, किसी बच्चे ਨੂੰ शौक है उन्हें मसल्स बनाने हैं पर वो BP नॉर्मल है। If I give fitness, मेरे को काफ़ी आंदे ने कि सर मैं जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कैन यू गिव मी ये फिटनेस। हाँ, आई गिव द फिटनेस, मैं चेक करके देखते हैं BP ठीक है और आर्टीरियल इलास्टिसिटी असी टेस्ट होंदा वो चेक करीदा है, पल्स वे वेलोसिटी चेक करी दी है। इफ एवरीथिंग इज़ फाइन आई राइट डाउन ए लेटर टू द जिम पर्सन, यस दिस मैन इज़ ओके एंड फिट टू ज्वाइन जिम। और नॉर्मली लोग बिना कोई फिटनेस लेते ही जिम दे दौड़ी जाते हैं।
ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਆਈ ਗॉट a call from a gym person, he was my friend, तो कहते साढ़े इतने बंदा एक्सरसाइज कर रहा था बेहोश हो गया। तो लाइक दिस, एंड जब मैंने अपने असिस्टेंट टीम भेजी केयरवेल से तो उसका बीपी वाज 190, 190 बीपी था। ओके, तो वो लाइक दिस इज डेंजरस एंड ये केसेस बहुत इंक्रीज भी हो रहे हैं रैपिडली। डेफिनेटली। सो जिमिंग करने के लिए यू हैव टू टेक अ फर्स्ट मेडिकल फिटनेस। वी आर टेलिंग ऑल जिम पर्सन, पीछे हमने लेटर भी लास्ट मंथ मैंने भेजी सभी जिम्स को कि देखो आप किसी को भी इन्वॉल्व करना है जिमिंग में तो पहले फिटनेस लो, मेडिकल फिटनेस, और यू कीप ए सम डॉक्टर और देयर ओवर विद यू, सो दैट पीपल शुड बी बेनिफिटेड, कि ये ना होगी कोई कॉम्प्लिकेशन लेकर बैठ जाए। दैट इज डेफिनेटली अ न्यू पॉइंट जो ऑडियंस को पता लगेगा। तो मेडिकेशन की जैसे बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट नहीं है, और कहाँ पर रिक्वायरमेंट है? यदि आपका बीपी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ भी ठीक नहीं हो रहा, कि पेशेंट ने बोला कि मैंने 1 महीना इतनी वॉकिंग की, डाइट कंट्रोल किया, साल्ट रिस्ट्रिक्शन किया, पर माई बीपी स्टिल हाई, तो ठीक है। यदि बीपी इसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा तो ठीक है, आप मेडिसिन लो। देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन अवेलेबल। मैं बताया ना, आई हैव बास्केट ऑफ मेडिसिन फॉर हाई बीपी जो हमने देनी है अकॉर्डिंग टू हर पेशेंट की बॉडी स्टेटस के हिसाब से, उसकी हम बॉडी फैट के हिसाब से, उसकी बाकी डिजीज़ के हिसाब से हाई बीपी की दवाइयाँ डालते हैं, और पेशेंट दवाई खाए। दवाई खाने से पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट ਨੂੰ बार बार नहीं कहना कि ਅਸੀਂ रोज़ तू बीपी चेक करा, तू सवेरे शाम बीपी चेक करा। नो, आई नैवर रिकमेंड कि हाँ तेन दवाई देती है, अज जी दवाई पाई है, वो परसों फोन आ गया, हाँ जी डॉक्टर माई बीपी स्टिल हाई, दवाई खाने का तो फायदा ही नहीं होया। वो बई दवाई का असर जोड़ा है 1 हफ्ता लगता है, तू बार बार बीपी चेक क्यों कराना? मैं तो दिन 5 बारी बीपी चेक करी ना, 2 घंटे बाद ही। और तेनों किन्ने कहा? नहीं जी नहीं, मैं करता पाया। सो लाइक दिस, तो यू हैव टू चेक इट आफ्टर एवरी 7 डेज। तो एक दिन रख लो कि मैं संडे तो संडे चेक करावांगा, शनिवार तो शनिवार चेक करावांगा। चेक करो, बार बार बीपी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, दैट विल गिव यू मोर स्ट्रेस, पॉजिटिवनेस होगी ना वो तो। यस, सो लाइक दिस। सो वी सेल आज दवाई शुरू की है और असर होने 7-8 दिन लगणगे। 2 हफ्तियां ਦੇ ਵਿੱਚ हौली हौली बीपी नॉर्मलाइज आ जाएगा। अपना लाइफस्टाइल मेनटेन रखो, नाल दवाई पाती है, दवाई ना ठीक हो जाएगा। जैसे भी दवाई की डोज बढ़ानी घटानी, दैट इज डॉक्टर्स जॉब, नॉट योर जॉब। आप बताओ आफ्टर वीक बताओ कि नहीं हो रहा, वी कैन इंक्रीज द डोज, वी कैन चेंज द मेडिसिन, बट डोंट बी पैनिकी कि दिन में 5-5 बार बीपी चेक करना। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा और मुश्किल होती है, ऐसे पैनिक ही होता है। एंड ड्यूरेशन जो है मेडिसिन की डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू पेशेंट रहता है कि कितनी देर? डेफिनेटली पेशेंट्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ना, वी हैव टू चेक कौन सी दवाई देनी है, कितनी डोज में दवाई देनी है। ये पेशेंट्स की डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट्स के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट्स का हम कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं। हाई बीपी में कुछ टेस्टों की अभी हम बात करेंगे, जो टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, कौन से टेस्ट होने चाहिए। वो सारे पैरामीटर्स के हिसाब से पेशेंट को दवाई दी जाती है, उसकी डोज सेट की जाती है, उसके हिसाब से पेशेंट को हम देते हैं दवाई। दवाई कभी भी 2 पेशेंट की सेम नहीं होती। हाई बीपी में 2 पेशेंट 10 पेशेंट भी होंगे ना, 10 की दवाई अलग अलग ही होगी। ऐ नहीं कि मैं खाना तो तेनों भैना हो गया वध गया, तू ही खा लिया ही, इस तरह नहीं होना चाहिए। डोंट रिकमेंड योर मेडिसिन टू एनी ऑफ योर रिलेटिव्स कि तेरा बीपी वधदा है, डॉक्टर कपूर ने मनु लिखी तो तू ही खा लै, चल, इस तरह नहीं होना। सो ये नहीं होगा। हर पेशेंट की मेडिसिन सेपरेट होती है, काम गलत हो जाता वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि इसको कौन सा ग्रुप ऑफ मेडिसिन देनी है, उसको कौन सी ग्रुप ऑफ मेडिसिन देनी है। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं आगे भी पूछता हूँ डॉक्टर्स को, कि जैसे आप कह रहे हो कि पहले तो रिकमेंडेशन चलती थी, बट अब रिकमेंडेशन के साथ आ गया इंटरनेट, कि अब आधे डॉक्टर तो जो हैं वो घर से खुद ही बन गए होते हैं। एंड ये चीज़ें जो हैं, ये डिजीज़ ऐसे होती हैं कि इनके लिए तो कहीं बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ਅਸੀਂ खुद ਜਿਹੜਾ नेट तो देख लेने है कि दवाई चाहिए है। सो उनके लिए कोई मैसेज? देखो, डेफिनेटली नाउ चैट जीपीटी इज़ देयर विद अस, एंड इंटरनेट के ऊपर गूगल इज़ देयर। ये चीज़ें क्यों बनी हैं? ये चीज़ें बनी हैं आपको गाइड करने के लिए, नॉट रिलाई करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, गाइड एंड रिलाई। आप गाइडेंस ले सकते हो इन चीज़ों से, पर आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट यही आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा पहले, कि आपके पास नेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। कौन सी मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इट्स वेरी गुड। आई ऑलवेज अप्रिशिएट। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई हैं। आई से टू द पेशेंट कि कई बार जो मेडिसिन बेटा मैंने आपको प्रिस्क्राइब की है, आप नेट पर ज़रूर जाना, इस मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पढ़ें, पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, सब कुछ पढ़ो, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू, देन यू आस्क टू मी। यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई बात है, यू टॉक टू मी।
This is nothing negative about these things. These all are positive things for the patient. Patient management करने में ये चीज़ें help कर रही हैं, पर we say they are only for your guidance. आप उससे guidance ले सकते हैं, पर उन पर 100% rely नहीं कर सकते आप, कि आप उस पे ऊपर rely करके आप उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो. वो that will be troubling for you. कि आप नेट के ऊपर पढ़ा कि ये बीमारी है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. हो सकता है आपको वो गाइडेंस में बोल दे कि आपके सिम्टम तो कैंसर के निकल आए हैं, तो आप तो परेशान होकर बैठ गए. द पेशेंट दे कम रनिंग टू मी, डॉक्टर कपूर मुझे कुछ ऐसे सिम्टम लगे, तो मैंने नेट पर गाइड किया, उसने बोला यू आर सफरिंग फ्रॉम ए कैंसर, उसने लिख कर भेज दिया. तो अब मैं क्या करूँ, कैंसर के टेस्ट कराऊँ? और नहीं भाई तैनू कुछ भी नहीं गा, हाँ तैनू तो गैस की बीमारी है, तो गल खत्म हो गई. सो लाइक दिस I say this happened say 3 months back, patient came running to me कि सिम्टम तो मैनू नेट ते मिले कैंसर दे, तो हूँ की बनेगा, तो कुछ नहीं बनेगा. मैंने आई चेक डेट 2-3 टेस्ट कराए तो सब कुछ ठीक सी, तो तुम कोई लोड़ नहीं. दे कैन बी ओनली ए गाइड टू यू. यू कैन कॉन्टैक्ट योर कंसर्न फिजिशियन और डॉक्टर जो तुहाडे नाल अटैच्ड है, पर ਉਹਦੇ ਤੇ 100% रिलाई ना करो. रिलाई ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧੇਗਾ और प्रॉब्लम होएगी. डॉक्टर इज़ योर बेस्ट गाइड एंड बेस्ट रिलाई यू शुड बी ऑन योर ओन डॉक्टर. जो भी आपके अपने डॉक्टर हैं आप उनसे कांटेक्ट करें. एकदम गाइड नेट गूगल से या चैट जीपीटी से लेकर नहीं करना आपने, ठीक है. बट दे आर हेल्पफुल, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, बट अगेन दे आर जस्ट गाइडिंग यू, बट नेवर रिलाई एनीथिंग ऑन देम. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ज़्यादा कंफ्यूज ही हो जाता है. Yes, then you get confused and then you become stressed up and then you kept running here there. You are giving call to your relatives. हाय मनु तो यह हो गया तो यह हो गया, तो बाद में पता चला कुछ भी नहीं थी, तू एवं नहीं शोर मचाया. So like this, many times this happens nowadays. But we always tell to people, they can be a good guide but never rely on them. सर लास्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा, एक हमने बार बार एक फ्रीक्वेंट वर्ड यूज़ किया, साइलेंट किलर. सो बेसिकली एक तो कि काफ़ी ऑडियंस को मे बी इसके बारे में पता हो, बट कईयों को नहीं पता होगा कि कौन से इससे मेजर जो है वो हमें डिजीज़ हो सकती है. देखो ब्लड प्रेशर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है. तो somebody asked me क्वेश्चन कि यदि हम ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशन. देखो हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड प्रेशर जो है वो किडनीज पर, हार्ट पर, आइज़ पर, ब्रेन पर, नर्व्स पर कहीं भी इफेक्ट कर सकता है. ओके. सो हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर ऑल द डिजीज़ ऑफ द ऑर्गन्स. तो ब्लड प्रेशर को ठीक रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम आपके ऑर्गन्स को बचा कर रखना चाहते हैं, हम आपको हेल्दी रखना चाहते हैं, कि ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपके किसी अंग के ऊपर ना पड़े, आंखों पर ना पड़े, हार्ट अटैक ना हो जाए. हार्ट अटैक होने का खतरा हाई बीपी में 8 टाइम्स ज़्यादा होता है, आप सोचो. ओके. और किडनी का डिसऑर्डर होने का चांसेस 20 टाइम्स ज़्यादा है किसी भी हाई बीपी को. आइज़ की नज़र जाने का खतरा 18 टाइम्स ज़्यादा होता है. ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा 30 टाइम्स ज़्यादा है. पैरालिसिस होने का खतरा यदि आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि हाई बीपी के नाल तो बढ़िया कॉम्प्लिकेशन हो गई. डेफिनेटली दे आर देयर, पर यदि आपका बीपी कंट्रोल में है, आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, आप अपने आप को मैनेज प्रॉपर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल इंस्ट्रक्शन, आप प्रॉपर दवाई खा रहे हैं, आपका बीपी 140/90 से नीचे है, या जो मैं प्रिस्क्राइब करूँ भाई 130/80 रखना है उतना आ रहा है, तो आपको इन कॉम्प्लिकेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है. कुछ टेस्ट होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ, जिसमें हम रूटीनली 6 मंथली किडनी टेस्ट और डायबिटीज़ के टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट ये हम कराते रहते हैं. देखते रहते हैं. यदि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको ठीक किया जाए, यदि डायबिटीज़ है तो उसको ठीक करो, यदि कोई किडनी डिजीज़ है तो उसको अर्ली स्टेज में कंट्रोल किया जा सकता है. तो ये नहीं है कि यदि किडनी डिजीज़ स्टार्ट हो गई है तो ख़राब हो गया, गुर्दे फेल हो गए. नहीं, फेल नहीं हो गए. अर्ली स्टेजेस में कोई भी बीमारी को पकड़ा जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है. नथिंग टू वरी अबाउट. सो इस चीज़ को एक डिक्टम लेकर ही अपनी लाइफ में सोच कर चलें कि जितनी जल्दी हम किसी डिजीज़ को पकड़ेंगे हम उसको ठीक कर सकते हैं, आपको बेटरमेंट करेंगे, आपको हेल्दी रख सकते हैं और आपको वेरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाकर हम रख सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. Thank you very इतनी मतलब कि ऐसा अंदाज था कि लोगों को समझ भी लगी एंड बड़ा कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला, और एक फनी में भी साथ साथ में चीज़ें चलती रही. आपका टाइम बहुत प्रेशियस है और थैंक यू सो मच आज अपना टाइम देने के लिए. एंड जाते जाते जो हमने बातें की, मुझे पता है कि बहुत सी ऑडियंस को वो चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी कि लाइफस्टाइल ठीक रखना है, खाना ठीक रखना है, बट नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती.
जाते जाते कोई एक फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। फाइनल मैसेज यही है मेरे सबके लिए कि हाई ब्लड प्रेशर जैसे मैंने बोला है साइलेंट किलर है। रेगुलर अपना बीपी, यदि आपकी एज 25 साल से ऊपर है तो आप अपना ब्लड प्रेशर 6 मंथली चेक कराते रहें। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करें। यदि आप मोटे हैं तो अपना वेट कंट्रोल करें। यदि आप मॉर्निंग में लेज़ी हैं तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव करें। वॉकिंग इज़ द बेस्ट आइडिया। एक्सरसाइज करते रहें, डाइट कंट्रोल करें, साल्ट रिस्ट्रिक्शन रखें। इन सब चीज़ों से आप इस बीमारी से, हाई ब्लड प्रेशर से, क्योंकि आज मैं सिर्फ डिस्कशन हाई बीपी की ही कर रहा हूँ, देयर आर वेरियस डिजीज़ जिसके ऊपर हम बातें कर सकते हैं। तो आज हमारा फोकस हाई ब्लड प्रेशर ही था, तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, और यदि हो गया है तो ब्लड प्रेशर तो घबराएं नहीं, उसका इलाज कराएं। मेडिसिन यदि बोली गई है तो मेडिसिन खाएं। अपने आप दवाई को बंद ना करें। विदाउट डॉक्टरी परमिशन और विदाउट डॉक्टर एडवाइस दवाई को छोड़ने की कोशिश ना करें। अपने आप दवाई को कम और ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है, और अपनी दवाई वो आपकी ही है, वो बाकी दुनिया को सजेस्ट करने की कोशिश ना करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।